एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब तक हमने पढ़ लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में कि मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप्स कितने होते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ा हमने और ब्राउनियन मोशन के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कॉमन यूनिट होती है टेम्परेचर की और एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज हम फर्दर जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमन यूनिट जो होती है टेम्परेचर की सेल्सियस स्केल होता है। सेल्सियस स्केल पे ही हम क्या करते हैं, बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करते हैं इन आवर डेली लाइफ, राइट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हमको मेल्टिंग पॉइंट जानना है या बॉइलिंग पॉइंट जानना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिग्री सेल्सियस का यूज़ करेंगे। एक और स्केल होता है टेम्परेचर का जिसको क्या बोला जाता है, केल्विन स्केल बोला जाता है टेम्परेचर का, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, वो क्या होती है, केल्विन होती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इट मीन्स कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 273 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल पे वो किसके बराबर होता है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस में 273, राइट। तो अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन पे, तो कैसे करेंगे हम, हमें केल्विन पे निकालना है। तो क्या करेंगे हम कि जो 25 है उसके अंदर किसको ऐड कर देंगे, 273 को ऐड कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। और वहीं अगर हमको केल्विन के अंदर दे रखा है, लाइक हमें 300 केल्विन दे रखा है, उसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल पे वो लिखेंगे, देन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल पे हमको निकालना है। तो टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही फॉर्मूला होता है। तो जो टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस पे वो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 273 विच इज 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि अगर हमको डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है तो हमको ऐड करना पड़ेगा 273 सेल्सियस के अंदर, और अगर हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस के अंदर जाना है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 273 केल्विन टेम्परेचर से, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारी सारी स्टेट्स थी मैटर की, अब क्या हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या वो इंटरकन्वर्टेबल है। तो जो वाटर होता है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में होता है तो आइस, लिक्विड में होता है तो वाटर, एंड गैसियस स्टेट में होता है तो वाटर वेपर। तो जब हम आइस को मेल्ट करते हैं जो हीट देने पे, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और फर्दर हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो 2 टाइप से हम कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर कैसे होता है। नाउ सपोज हमारे पास क्या है, ये एक सेटअप है। अब ये सेटअप क्या है हमारे पास यहाँ पे कि ये क्या है, एक आयरन स्टैंड है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, फ्लास्क लिया है जिसका बॉटम राउंड फ्लास्क लिया है हमने, और ये क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड है, और यहाँ पे ये क्या लिया है, बर्नर लिया है, और इसके साथ में ही हमने क्या लिया, यहाँ पे थर्मामीटर भी लिया है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अगर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करना है। सपोज करके चलो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वाटर की जगह पे क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे 1 kg आइस है, सॉलिड आइस है। क्या है यहाँ पे, ये 1 kg सॉलिड आइस है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है ये। तो अब हमको इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन करना है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बर्नर है इस बर्नर को ऑन करना है। यहाँ पे हमने आइस रख दी है 1 kg सॉलिड आइस को, यहाँ थर्मामीटर भी लगा दिया है जो टेम्परेचर को रीड करेगा। तो हमें क्या करना है, अब हमको हीट प्रोवाइड करनी है। तो जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, नाउ सपोज कि हमारे पास
आइस का जो टेम्परेचर था वो कितना था, -6 डिग्री सेल्सियस था, सपोज करके चलो, राइट। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई होती जाएगी, तो टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, वो आइस की तरफ, आइस जो है वो वाटर की तरफ कन्वर्ट होने लगेगी। दैट इज टेम्परेचर कितना आ जाएगा, फिर -5 पहुँच जाएगा, -4 पहुँच जाएगा, देन -3 पहुँच जाएगा, देन -2 पहुँच जाएगा, -1 पहुँच जाएगा। और जैसे ही ये ज़ीरो आएगा, जैसे ही ये ज़ीरो आएगा, जब यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर था सारा का सारा, यानी कि -6 से -5 हुआ, -4, -3, -2, -1, तो ये जो थर्मामीटर है वो भी अपनी रीडिंग को शो कर रहा था। बट जैसे जैसे अब आगे बढ़ते गए और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आया, तो ये जो थर्मामीटर है उसने अपनी रीडिंग दिखाना बंद कर दिया। तो अब इसने अपनी रीडिंग दिखाना बंद क्यों कर दिया था? क्या हमारा थर्मामीटर खराब हो गया था या कुछ और परेशानी हो गई थी? क्योंकि हमको थर्मामीटर में बार बार हर मिनट पे क्या करना था, रीडिंग लेनी थी कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बट ऐसा जैसे ही 0 डिग्री पे आया वो, तो थर्मामीटर पे रीडिंग शो नहीं हो रही थी। हमें क्या लगा कि या तो हमारा थर्मामीटर खराब हो गया है या वो ऑलरेडी पूरी कन्वर्ट हो चुकी है आइस जो है वाटर के अंदर। तो यानी कि कोई भी राइज नहीं हुआ टेम्परेचर के अंदर जब बर्फ पिघल रही थी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्यों हुआ? यहाँ पे जो अब एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही थी, यहाँ पे इस केस पे जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही थी, वो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही थी? लेटेंट हीट प्रोवाइड करी जा रही थी। अब ये लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है यहाँ पे हिडन। लेटेंट मीन्स हिडन, यानी कि जो छुपी हुई एनर्जी होती है उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। यानी कि लेटेंट हीट जो होती है वो क्या, टेम्परेचर को राइज अप नहीं होने देती थर्मामीटर के अंदर, वो कांस्टेंट रह शो करेगी रीडिंग एज इट इज 0 डिग्री ही शो करेगी, आगे की तरफ वो जाएगा ही नहीं। हम एनर्जी तो सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली एनर्जी जो है वो सप्लाई हो रही है, बट जो थर्मामीटर है वो अपनी रीडिंग शो नहीं करेगा क्योंकि वो हिडन एनर्जी थी। और वो जो एनर्जी लग रही थी जो आइस से उसको वाटर के अंदर कन्वर्ट करना था उसको, तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही थी। क्या करने की कोशिश कर रही थी? उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उनको तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो अब उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में उनको ओवरकम कर रही थी, राइट। तो यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है हमें उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर जो है वो राइज अप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वहाँ पे लेटेंट हीट थी। अब वो लेटेंट हीट क्या काम कर रही थी? मान लो ये क्या थी, आइस के जो पार्टिकल्स थे ये, उनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है उनको तोड़ने की कोशिश कर रही थी जब स्टेट चेंज हो रहा था। तो यानी कि लेटेंट हीट जो होती है उससे काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती जाती है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का वो इंक्रीज नहीं होता है जब स्टेट चेंज हो रही होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या एग्जिस्ट करता है? सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है एंड लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात आती है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को यहाँ पे राइज करेंगे, अब यहाँ पे बर्फ जो होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो होगी, तब बर्फ जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बात किसकी आती है अब सबसे पहले कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ कि जहां पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हुआ लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं तो जो अर्थ है वो क्या करती है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और फिर उसका एक एटमॉस्फेयर भी है। तो जो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाती है उसको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। तो टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहीं पर ही 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होता है। और यहाँ पे ये भी लिखा है मेल्टिंग के समय टेम्परेचर जो था आइस का वो राइज अप नहीं हुआ और हमने कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई करी थी, और उसको क्या बोला गया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला गया। तो जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होता है और तब वहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है उसका यूज ओवरकम करने के लिए द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स। तो 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी जो होती है वाटर पार्टिकल्स की वो ज़्यादा होती है देन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उन वाटर पार्टिकल्स को क्या मिल गई है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली क्या किया था, हीट सप्लाई किया था। तो जब कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई किया है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी, तो यानी कि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहलाया इस केस में, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड स्टेट में, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको क्या बोला जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाएगा। और ये अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला जो होता है, तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी उन आइस पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कराने के लिए ताकि वो कन्वर्ट हो जाए वाटर के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, उस आइस के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर के अंदर। तो इस वाटर के अंदर क्या है, मोर एनर्जी है, दैट इज अब वो लिक्विड स्टेट में है, यानी कि वो हॉट हो चुका होगा, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। और वहीं अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास कोई भी लेटेंट हीट नहीं है, लेकिन ये जो वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास ऑलरेडी क्या है, लेटेंट हीट है सब्सटेंस से जो मिली होती है। तो इसीलिए आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कूलिंग देन द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम आइस का एक क्यूब को हम हाथ में पकड़ लेते हैं तो ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम आइस का क्यूब अगर हाथ में पकड़ लेते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और आइस जो है वो क्या लेना शुरू कर देती है, लेटेंट हीट लेनी स्टार्ट कर देती है जो मेल्टिंग के लिए चाहिए होती है। अब वो हीट जो होगी वो कहाँ से मिलेगी, हैंड से मिलती है। तो हैंड जो होता है वो अपनी हीट को लॉस करता है ताकि अब आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट होने लगे, और जिस वजह से हमको क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। तो अब हम नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो चुका था कि टेम्परेचर को राइज अप हुआ, लाइक -6 हुआ, -5, -4, -3, -2, -1, 0। तो 0 डिग्री पे आ गया था सेल्सियस पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, अब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था। तो अब ये वाटर बन चुका था। अब क्या करना है हमको कि जब अगर हम फर्दर अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 0 डिग्री पे, तो वो क्या कर रहा था, उनके पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि जो सॉलिड है आइस है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्या करना है, अब हम फर्दर और हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, लाइक हमने और काइनेटिक एनर्जी देते गए। तो अब यहाँ पे जो है 0 डिग्री के बाद अब यहाँ पे कौन आ गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज वाटर है। अब पहले क्या था हमारे पास, 1 kg आइस था, अब यहाँ पे जो है वो क्या है, 1 kg
वाटर है। जैसे ही फर्दर और हीट प्रोवाइड करते जाएंगे तो अब क्या होगा, अब जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को शो करना शुरू कर देगा। लाइक 1 2 3 4 5 अपटे कब तक जाएगा ये 99। और फिर अगेन जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो थर्मामीटर जो है अगेन वो अपनी रीडिंग को शो नहीं करेगा। अगेन यही सेम प्रोसेस होगा सारा का सारा, तो रीडिंग को शो नहीं करेगा ये। फर्दर अगेन अब हमको क्या लगेगा कि थर्मामीटर खराब हो गया है? नो, बिल्कुल भी नहीं होगा वो ऐसा। तो वो अब इस 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है कि अब वो लिक्विड की स्टेट चेंज कर रहा है। किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है उसको? अब गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज अब लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उनको तोड़ रहा है वो। अब उनको तोड़ेगा तो किस में कन्वर्ट करेगा? फिर वो गैस में कन्वर्ट। तो जैसे जैसे हम हीट तो कंटिन्यूसली सप्लाई करते जाएंगे कंटिन्यूसली यहाँ से हीट सप्लाई होती जाएगी। अब वो हीट जो होगी अगेन वो कौन सी वाली हीट होगी? लेटेंट हीट होगी। वो लेटेंट वही सेम कौन सी हीट होती है? ये छुपी हुई हीट जो होती है। क्या करा अब हमने इसके अंदर कि जैसे ही वाटर जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया तो अब टेम्परेचर जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे अगेन कांस्टेंट हो जाएगा जब तक कि वाटर पूरा गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। थर्मामीटर में रीडिंग को शो नहीं करेगा वो। वहाँ पे जो हमको हीट चाहिए होती है तो वो कौन सी हीट होती है? अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले कौन सी थी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज करने के लिए काम आ रही थी। और अब जो आ रही है वो किस में आ रही है कन्वर्ट करने के लिए? वेपर्स में कन्वर्ट कराने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है वो सेल्सियस के अंदर है। नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है? तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे थे बॉइलिंग लिक्विड को ताकि वो यूज करी जा रही थी फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैस और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट, यानी कि 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करना गैसियस स्टेट में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग के समय टेम्परेचर जो था वाटर का वो राइज अप नहीं हुआ, इवन दो हीट जो थी वो कंटिन्यूसली सप्लाई की जा रही थी और उस हीट को क्या बोला जा रहा था? लेटेंट हीट। और कंटिन्यूसली वो सप्लाई की जा रही थी फॉर द वेपोराइजेशन। और उस हीट का यूज किस लिए किया गया? फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कराने के लिए बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। अब इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वो कितनी होती है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ये किस वाले में चाहिए होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। और जो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg चाहिए होती है वो किस में चाहिए होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में चाहिए होती है। राइट तो यहीं से ही एक क्वेश्चन राइज अप होता है कि जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग वाटर का वो राइज अप क्यों नहीं होता है इवन दो हम हीट को कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे थे। वाटर जो होता है वो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, तो जो पार्टिकल्स थे वाटर के वो अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को कुछ फोर्स के साथ, अट्रैक्ट कर रहे थे कुछ फोर्स के साथ। तो हीट जो हम सप्लाई कर रहे थे उनके फोर्स को ब्रेक डाउन कराने के लिए काम आ रही थी ताकि वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए, टोटली फ्री हो जाए और फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए? वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में, उनको तोड़ने के लिए काम आ रही थी। एक और क्वेश्चन राइज अप होता है कि अगर हम अपने हैंड पे थोड़ा सा स्पिरिट डाल लेते हैं, नेल पेंट रिमूवर होता है, अगर हम वो डाल लेते हैं तो स्पिरिट जो होती है, नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो
रैपिडली यानी कि क्विकली एकदम से इवापोरेट हो जाता है और हमारे हाथ पे ठंडक महसूस होती है। वो इस वजह से हो पाता है कि स्पिरिट को क्या चाहिए होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए होती है, ताकि वो कन्वर्ट कर सके लिक्विड को गैस के अंदर। तो स्पिरिट जो होती है फिर वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ से लेती है, हमारे हैंड से लेती है, और क्या कर देती है, हमारा हैंड जो है वो हीट को लॉस कर देता है और जिस वजह से हमको ठंडक महसूस होती है। तो अब यहाँ से हमने क्या क्या देखा कि हमने सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट किया तो क्या बोला हमने उसको, मेल्टिंग बोला कि वो मेल्ट हो गई है। और जब लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हुआ, जब लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हुआ तो उसको क्या बोला गया, वेपोराइजेशन बोला गया। क्या बोला गया, वेपोराइजेशन बोला गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी जो होती है वाटर वेपर्स की वो ज़्यादा होती है देन द एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो इसीलिए हम चेंज कर सकते हैं एक स्टेट के मैटर को अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो जब हमने सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट किया तो वो हीट प्रोवाइड करी। नेक्स्ट लिक्विड टू गैस, अगेन हीट प्रोवाइड करी। नेक्स्ट जब गैसेस टू लिक्विड होगा तो हमको उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, और वहीं अगर हमें लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट करना है तो भी कूलिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज सॉलिड यानी कि वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, दैट इज आइस फॉर्म में है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर गैसियस स्टेट में, दैट इज स्टीम की फॉर्म में है। नेक्स्ट अब आता है कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन मतलब होता है कि सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना वेपर्स के अंदर ऑन हीटिंग और वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, यानी कि जब हम हीट सप्लाई करें तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना सॉलिड टू वेपर्स के अंदर, और जब हम उसको कूल डाउन करें तो वेपर्स से किस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड के अंदर, विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट। उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कैम्फर यानी कि कपूर। तो जो कपूर होता है जो हम अपने मंदिरों में यूज़ करते हैं पूजा के लिए, तो कपूर को अगर हम देखा होगा कि हम उसको जब जला देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे सब्लिमेशन कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि या तो कैम्फर ले लो या फिर अमोनियम क्लोराइड को हम हीट कराएंगे चाइना डिश के अंदर जो कवर्ड है इन्वर्टेड फनल। ये क्या है, हमने एक उल्टी फनल ले ली है यहाँ पे, और हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, ये कॉटन प्लग लगा दिया है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो वेपर्स होंगे अमोनियम क्लोराइड के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में। जब वो कंटैक्ट में आएंगे किसके साथ, इस इनर वॉल्स के साथ। जब हमने हीट प्रोवाइड करी तो ये कहाँ पे चिपक जाएंगे, इस वॉल्स पे आके, जो वॉल्स है फनल की इनर वॉल्स है वहाँ पे आके वो चिपक जाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे मिक्सचर लिया है अमोनियम क्लोराइड और NaCl का। तो NaCl यानी कि सॉल्ट जो है वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे आके जो वॉल्स हैं उन पे आके स्टिक हो जाएगा। तो यानी कि सॉलिड टू गैस जो कन्वर्जन हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन बोलेंगे, राइट। और वहीं अगर हम गैस टू सॉलिड करेंगे, जब उसको कूल डाउन कर देंगे तो हमको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये भी कैसा प्रोसेस हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा, राइट। अब अगर हम लिक्विड टू सॉलिड बनाना है, लाइक हमको वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, फ्रिज में रखना पड़ता है ना पानी को, तभी तो बर्फ़ बन जाता है। तो यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। और वहीं अगर हमको गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें उसको कंडेंसेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन। तो ये होती हैं स्टेट्स
कि अगर हमें सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करना है तो उसको मेल्ट कराना पड़ेगा, और लिक्विड टू सॉलिड करना है तो कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम लिक्विड टू गैस करेंगे तो वेपराइजेशन होगा, और गैस टू लिक्विड करना है तो कंडेंसेशन होगा। नेक्स्ट, अगर हमें सॉलिड टू गैस करना है तो सब्लिमेशन होगा, और गैस टू सॉलिड करना है तो अगेन सब्लिमेशन है, और एक और नाम होता है इसका डिपोजिशन, जिससे आप याद रखना चाहें रख सकते हैं, दोनों एकदम करेक्ट हैं, राइट। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्लिमेशन में जाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहला अमोनियम क्लोराइड, जिसको क्या बोला जाता है? NH4Cl। नेक्स्ट आता है आयोडीन। आयोडीन भी जो है वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट कैम्फर। नेक्स्ट फर्दर नैप्थलीन बॉल्स। अब ये नैप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? नैप्थलीन बॉल्स वही होती हैं जो वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, जिनको हम अपने कपड़ों में लगाते हैं ताकि कपड़े जो हैं वो खराब ना हो, राइट, ताकि कीड़े मकोड़े ना लगें उसके अंदर। और एक और सब्सटेंस होता है जो होता है एंथ्रासीन। ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं वो किस में जाते हैं? डायरेक्ट कन्वर्जन में जाते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस। और वहीं अगर हम एक और एग्जाम्पल है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं, तो वो सब्लाइम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? ड्राई आइस बोला जाता है, जो सब्लाइम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। ये इसका एग्जाम्पल है कि आप सभी ने देखा होगा कि जब स्टेजेस पे परफॉर्मेंस हो रही होती हैं तो वहाँ पे जो वाइट धुआं टाइप का जो आता है, फॉग टाइप का जो दिखता है, वही क्या होता है? ड्राई आइस होती है वही, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने देखा था इफेक्ट किसका? टेम्परेचर का, कि जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो स्टेट्स चेंज हो रही हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रेशर की, तो यानी कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या वो चीज़ कन्वर्ट हो पाएगी? तो जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं मैटर की, उनको हम चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। या तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे किसी सब्सटेंस पे प्रेशर, या फिर क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, यानी कि प्रेशर को। तो जो गैसेस होती हैं हम उनको लिक्विफाइड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर और टेम्परेचर को कम करके। तो अगर हम कंप्रेस करें गैस को एक सिलेंडर के अंदर, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस वो रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और फाइनली फिर गैस लिक्विफाइड हो जाएगी, नहीं लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी जब हम टेम्परेचर को लो कर देंगे। तो यानी कि जो गैसेस होती हैं उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं जब हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर को तो हम अप्लाई करेंगे ज़्यादा, और टेम्परेचर को क्या करना है? लो करना है। तो जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, और ये क्या है यहाँ पे? गैस। तो जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस पे तो वो कंप्रेस होती जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे आ गया, तो ये कंप्रेस हो गई है, और फिर अगेन ये गैस जो है पूरी कंप्रेस होके लिक्विफाई हो गई है ये, ऑलराइट। तो यानी कि जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस पे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, स्मॉल वॉल्यूम में हो जाएगी, और टेम्परेचर भी लो करना पड़ेगा तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी। यहाँ पे हम कंप्रेसिंग कूलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। तो जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो एक जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑलराइट। जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था कि जब सॉलिड टू गैस होता है तो सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड होता है तो सब्लिमेशन, एंड सॉलिड टू लिक्विड होता है तो मेल्टिंग, और लिक्विड टू सॉलिड होता है तो फ्रीजिंग, एंड लिक्विड टू गैस होता है तो इवेपोरेशन, एंड गैस टू लिक्विड होता है तो
कंडेंसेशन। तो एक और अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी गैस है जिसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या बतानी है, अमोनिया गैस जो होती है हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं इजीली बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट अब आता है इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? क्या था कि लिक्विड का कन्वर्ट होना गैसेस में या वेपर्स में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम। तो जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना है, दैट इज ये सरफेस पे डिपेंड करता है, इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या हुआ कि ये एक सरफेस फिनोमिना होता है जिसके अंदर लिक्विड चेंज होता है वेपर्स के अंदर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको क्या बोला जाएगा, इवेपोरेशन बोला जाएगा। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है दैन अदर्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में उनको ब्रेक डाउन करा सकते हैं और वो एस्केप हो सकते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो इवेपोरेशन जो होता है लिक्विड का हम उसको किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं, इवन हम रूम टेम्परेचर जो होगा उस पर भी इवेपोरेशन हो सकता है क्योंकि वो एक फास्टर है एट हाइयर टेम्परेचर, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। कॉमन सॉल्ट होता है यानी कि जो NaCl होता है हम उसको रिकवर कर सकते हैं सी वाटर से विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। ऑलराइट, अब आता है कि किस किस फैक्टर्स पे जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या आता है, सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा उसका इवेपोरेशन होगा। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक कप है और एक हमारे पास क्या है, सॉसर है। अब इन दोनों के अंदर क्या है, टी है। यहाँ पे क्या है, ये टी है। तो टी जो है वो जल्दी किस में ठंडी होगी, इस कप के अंदर या इस सॉसर के अंदर? तो चाय जो है वो जल्दी इस सॉसर के अंदर होगी क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर दिया है हमने, राइट। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा है। नाउ सपोज कि मेरे पास वाटर है, वाटर को मैंने एक जगह लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर और एक जगह मैंने लिया है चाइना डिश के अंदर। तो किस में जल्दी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा इजीली, तो जो चाइना डिश है उसके अंदर हो जाएगा क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इवेपोरेशन भी जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे कि एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं कि एक है हॉट डे यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और एक डे है कि रेनी डे है यानी कि बारिश हो रही है। तो आपने देखा होगा कि जो सनी वाला डे है वहाँ पे पानी जो होता है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और वहीं अगर हम रेनी डे वाले की बात करते हैं तो वहाँ पे पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे क्या है, उस मौसम के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर उसका लो डाउन होता है, कम होता है, डिक्रीज हो रखा होता है टेम्परेचर। और वहीं अगर हम सनी डे की बात करते हैं तो बहुत तेज़ धूप होती है, तो जब बहुत तेज़ धूप है तो यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि कितना वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं एयर के अंदर, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कितना ज़्यादा ह्यूमिड है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि चिपचिपाहट हो रही है मौसम के अंदर, तो वो वाला टेम्परेचर की बात हो रही है। तो जब अगर ह्यूमिडिटी को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो जो इवेपोरेशन है उस केस में वो लो हो जाएगा और ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो हम सभी ने ये बहुत नोटिस किया है कि स्वेट जो होता है हमारी बॉडी से वो रेडिली इवेपोरेट हो जाता है और हमको ठंडक महसूस होती है और कंफर्टेबल भी महसूस होता है। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि हम कॉटन क्लोथ्स का ही यूज़ करें इन समर्स रादर दैन द सिल्क एंड द साटिन क्लोथ्स। नेक्स्ट आता है अब विंड स्पीड। तो जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी
इंक्रीज हो जाएगा। देखा होगा, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि अगर बहुत तेज हवा चल रही होती है तो इवापोरेशन भी बढ़ जाता है, कपड़े जो होंगे वो जल्दी से एकदम से सूख जाते हैं। और वहीं अगर हवा कम चल रही है तो इवापोरेशन भी जल्दी नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट आता है इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। तो जो इवापोरेशन है उससे हमेशा क्या होता है, कूलिंग होता है। कूलिंग जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, इवापोरेशन पे। जब लिक्विड इवापोरेट होता है तो वो क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है किसी भी चीज़ से जिसको वो टच कर रहा होता है। कूलिंग किसके द्वारा हो पाता है, इवापोरेशन पे, और किसकी वजह से होता है, जब लिक्विड इवापोरेट करता है। तो जब लिक्विड इवापोरेट करेगा तो वो क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वो जिसको भी टच कर रहा है, विच ऑन लूजिंग द हीट गेट कोल्ड। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है कि व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड इट गेट्स वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल। वही सेम एग्जाम्पल है कि अगर हम एसीटोन को हाथ में डालते हैं या फिर जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसको अगर हम हाथ में डालते हैं तो वो इजीली वेपराइज हो जाता है। वेपराइज कैसे हो पाता है, अब वो हमारे हैंड से क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ले लेता है और जिस वजह से ठंडक मिलती है। नेक्स्ट वही एग्जांपल देखें अगर हम, कि हमने मोस्टली देखा है कि हम हॉट समर डेज में पिक्चर का यूज़ करते हैं। अब ये पिक्चर क्या होता है, यहाँ पे अर्थन पॉट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, मटका बोला जाता है। अब हम इस मटका का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि पानी जो है वो ठंडा रहे। मान लो ये क्या है, हमारा मटका है, तो ये जो मटका होता है इसमें क्या होते हैं, ये स्मॉल स्मॉल एक्सट्रीमली छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये जो अर्थन पॉट है उसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, और यहाँ से ये क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। अब यहाँ से वाटर जो होता है वो सीप आउट होता रहता है, बाहर निकलता रहता है, और यही पानी जो होगा बाहर जो आ रहा है वो इवापोरेट होगा कंटिन्यूअसली और लेटेंट हीट को लेता रहता है जो चाहिए होती है वेपराइजेशन के लिए। और वो हीट को कहाँ से लेते हैं, इस अर्थन पॉट से वो लेते जाते हैं, और रिमेनिंग वाटर जो होता है, और इस वजह से जो पानी होता है वो ठंडा रहता है। ये किसका इफेक्ट है, कूलिंग कॉज्ड बाय द इवापोरेशन। और हमने मोस्टली ये भी देखा है कि हम समर्स में वाटर को हम स्प्रिंकल कर देते हैं ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। तो क्यों करते हैं, ताकि वाटर जो है वो इवापोरेट होता है और वो ज़्यादा अमाउंट लेता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, जो उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बढ़ जाएगी ग्राउंड से, सराउंडिंग एयर से। तो जैसे ही वो सराउंडिंग जो है वो हीट को लॉस करेगा और उस वजह से क्या होगा, हमको ठंडक महसूस होती है और कंफर्टेबल भी होता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हम जो है कॉटन क्लोथ्स को हम प्रेफर करते हैं इन समर्स, ताकि हम कूल और कंफर्टेबल रहें, क्योंकि कॉटन जो होता है वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। स्वेटिंग जो हो रखी होती है, पसीना जो आ रखा होता है हमारी बॉडी से, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड एक्सपोज आउट हो जाता है इट टू द एयर फॉर द इवापोरेशन ऑफ स्वेट, और उस वजह से हमारी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है। नेक्स्ट वही कि हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द समर, जिस वजह से पानी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड और सराउंडिंग से, ताकि एयर वो एवापोरेट हो सके और उस वजह से कूलिंग हो सके। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और जहाँ पे भी डाउट हो तो आप को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।